नमस्कार। मैं हरिवल्लभ भट्ट एचयू भट्ट लाइव में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ श्रीमती नीता बेन और अजय भाई पटेल अहमदाबाद से। उनके 2-3 बार मेरे पास रिमार्क भी आए हैं, कमेंट्स भी आए हैं। वे मेरी बात को पसंद करते हैं और उनकी उत्साहवर्धक बातों के लिए, कमेंट्स के लिए मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। ये खुद ही एक बड़ी शिक्षाविद हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इनका काफ़ी योगदान रहा है। मैं धन्य हूँ कि आपने मेरे को सराहा और मेरी बात को एप्रिशिएट किया। थैंक यू। मैं आज श्री सुधीर मेहता और राजश्री मेहता जो सूरत से हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनका फ़ोन आया था और उन्होंने ये बताया था कि उनके बच्चे अब 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं और उन्होंने ये सलाह दी कि ये पीरियड ऐसा है, ये मार्च महीना ऐसा है कि आने वाले 1 या 1.5 महीने के अंदर बच्चों की परीक्षाएं होने वाली हैं और ये साल तो बड़ा ही विचित्र सा रहा है। पढ़ाई घर पे बैठ के की है, डिस्टेंस एजुकेशन ली है, खुद अपने ही बलबूते पर इस परीक्षा का सामना करने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं उन बच्चों के लिए कुछ बात करूं जो अब एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले महीने या 1.5 महीने के अंदर उनको परीक्षा में अपीयर होना है। तो मैंने सोचा कि आज का विषय मैं एग्ज़ामिनेशन, परीक्षा के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। ये परीक्षा वैसे तो किसी के लिए भी हो सकती है, लेकिन आज मेरा खास फोकस रहेगा उन यंग बच्चों के लिए जो 10th या 12th के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्ज़ामिनेशन के दरमियान मैं उनको कुछ टिप्स दूं या कुछ मोटिवेशन की बात करूं। उसके लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर पेश हुआ हूं। ये कहानी है एक गांव की। उस गांव में 3 कुत्ते आपस में लड़ गए और बड़ा युद्ध चला तीनों के बीच में और झगड़ते झगड़ते, लड़ते लड़ते, एक दूसरे को पुश पुल करते हुए वो एक कुएं में जाके गिर गए और कुआं बड़ा गहरा था और कुएं के अंदर तीनों कुत्ते गिर के मर भी गए। अब 1-2 दिन के बाद कुएं में से बदबू आने लगी और सारे गांव में वो एक ही कुआं था। लोगों ने पानी खींचना बंद कर दिया और बड़े दुविधा में पड़े, दुखी हुए और उन्होंने एक पंचायत बुलाई और पंचायत बुला करके और सब ने ये कहा कि हमें कुछ करना चाहिए और एक किसी अच्छे बुजुर्ग व्यक्ति ने सलाह दी कि हम क्यों न गांव के आश्रम के गुरुजी के पास जाएं और उनसे कुछ समाधान पूछें। तो एक डेलीगेशन जो था वो गुरुजी के पास आश्रम में गया और कहने लगा, साहब ऐसी ऐसी हालत है और हमको बहुत बदबू आ रही है, हम पानी खींच नहीं पा रहे हैं और हमारे गांव में तो एक ही कुआं है, हम क्या करें। तो उन्होंने गुरुजी ने सलाह दी कि आप थोड़ी सुगंधित वनस्पति कुएं में डाल दीजिए, उससे मामला ठीक हो जाएगा। लोगों ने वनस्पति डाली, लेकिन फिर भी दूसरे दिन भी ऐसी ही हालत रही, बदबू तो आती रही। तो उन्होंने कुछ इत्र का छिड़काव करने की सलाह दी। इत्र का छिड़काव किया गया तो भी कोई दुर्गंध गई नहीं। तो गुरुजी ने कहा, ऐसा करो आप इसमें गंगा जल डाल दो। तो लोगों ने 4-5 घड़े भर करके और उसमें गंगा जल डाल दिया, पर उसके बाद भी बदबू नहीं गई। फिर लोग गए गुरुजी के पास, अभी तक तो गई नहीं है। तो उन्होंने कहा, आप ऐसा करो कि कथा करवा दो और उसके साथ एक हवन भी करवा दो। कथा और हवन भी हो गया, लेकिन फिर भी बदबू तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो सब लोग गए कि साहब आपके सारे प्रयोग असफल हो रहे हैं और हम डेस्परेट हो रहे हैं, हमारे पास पानी की बहुत किल्लत है और हम पानी नहीं पा रहे हैं।
तो गुरुजी ने एक सहज सवाल पूछा कि आपने क्या वो मरे हुए कुत्तों को निकाला किसी ने? तो सब जने एक दूसरे को देखने लगे। मालूम पड़ा कि उन्होंने तो मरे हुए कुत्ते निकाले ही नहीं है। अब जब मरे हुए कुत्ते ही नहीं निकाले हैं तो बदबू का सोर्स तो रही वहीं का वहीं रहा। अब एक्सटर्नली आप चाहे कितना भी इलाज कर दीजिए, लेकिन वो बदबू तो जाएगी नहीं। वहाँ कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए कहानी यहाँ से शुरू होती है। दोस्तों, सबसे पहले अपने माइंड को कंडीशन करो। पुराने गर्द को या पुरानी चीज़ों को अपने दिमाग में से निकाल के फेंक दीजिए और फ्रेश विचारों को और फ्रेश माइंड को अपने आप में अख्तियार करिए। जब तक पुरानी असफलताएं आप अपने दिमाग में पालते रहेंगे या सींचते रहेंगे, तब तक नई सफलताओं का कोई स्कोप बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारे विद्यार्थियों को ये करना है कि हम पुरानी अंडरस्टैंडिंग को, हम समझ रहे थे, नहीं समझ रहे थे, हम इतने मार्क्स लाए, इतने मार्क्स नहीं लाए, यहाँ हमने ये गलती कर दी, ये सारी बातों का बंडल बांध के और उसको दूसरी जगह रख दीजिए और फ्रेश माइंड से आप तैयारी शुरू करिए। सो दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिविटी ऑफ माइंड एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करिए। दूसरी बात, इस कहानी से मैं आपको ये कहता हूँ कि हम जो ओल्ड इश्यूज को अगर ले करके और एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो हम एग्जामिनेशन में क्या तैयारी कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ओल्ड इश्यूज को हम इसमें से बाहर निकाल दें और हम नई तरीके से हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। कि हम प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करें कि हमारी समझ में कहाँ गलती हो रही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग में कहाँ गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है। ये सब बातें जब एक बार हम बैठ करके सोचेंगे तो इसका सही रास्ता या मार्गदर्शन आपको अपने आप से ही मिलेगा। और दूसरा, इस कहानी से एक बात और भी देखिए कि हम क्या है कि सॉल्यूशन तो लोगों से ले लेते हैं, हमारे से बुजुर्ग लोगों की सलाह ले लेते हैं, अनुभवी आदमियों से सलाह ले लेते हैं, लेकिन सलाह के इम्प्लीमेंटेशन में इतनी गलतियां कर देते हैं कि हमने सलाह तरीके से समझते ही नहीं है। हम सलाह को बिना समझे कुछ टिप्स ले करके और उससे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो हम हमारे इश्यूज को बिल्कुल क्लियर कर लें और इश्यू क्लियर करने के बाद उसका एक रोड मैप बनाएं और उसके हिसाब से हम आगे तैयारी करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी सफलता मिलेगी। और जो सॉल्यूशन हमको दिया जा रहा है उस सॉल्यूशन के बारे में हम पूरा सच है। अगर हमें सॉल्यूशन समझ में नहीं आया है तो सॉल्यूशन के बारे में आप सवाल पूछिए कि भाई मेरे को यहाँ चीज़ समझ में नहीं आई। अब गुरुजी जो है वो हवन कराने की बात कर रहे थे, गंगा जल डालने की बात कर रहे थे, लेकिन इशू को ये समझना या क्लियर करना तो जरूरी था कि आपने उन कुत्तों को निकाला है कि नहीं निकाला है, उन डेड बॉडीज को निकाला है कि नहीं निकाला है। अगर वो पहले निकाल करके ये सारे प्रोसेस में किए होते तो शायद अपना एक वीक बच जाता। और इस पीरियड में वीक बचाना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। और प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो है वो प्री कंडीशंस जो हैं वो उनको नोट डाउन करना होगा और उन कंडीशंस को हमें समझ करके और उसके हिसाब से समाधान के ऊपर आगे बढ़ना होगा। तो ये इस कहानी से ये जो सीख मिली है उस सीख को हम पढ़ाई के तौर पे, स्टडीज़ के तौर पे लें। और कुछ एडवाइसेस मैं आपको विद्यार्थियों को देना चाहता हूँ और मेरे ख्याल से कुछ 8 या 10 मेरे पास कुछ सलाह हैं आपके लिए। उसमें से सबसे पहली सलाह ये है कि आप अपने पढ़ने का टाइम नक्की कर दीजिए। पढ़ाई के लिए जो सबसे सुंदर और सबसे उपयुक्त और सबसे एप्रोप्रिएट टाइम है वो है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद। आपको सुबह 5 बजे से अपनी पढ़ाई 8 बजे के बीच में आप जो पढ़ाई करते हैं 5 to 8 इन द मॉर्निंग, ये आपकी विचार शक्ति को, आपकी ग्रास्पिंग पावर को और आपकी याद शक्ति को बिल्कुल सही तरीके से जो है वो एक्वायर करने में मदद करता है। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में बेस्ट पढ़ाई अपने को करनी चाहिए, वो है सुबह 5 बजे से लगा के सुबह की 8 बजे तक। दूसरा बात ये हमें करना है कि इस पीरियड के दरमियान, क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम बैठे रहते हैं, इसलिए हमें जंक फूड का त्याग करना है। हमें ये पिज़्ज़ा, बर्गर, फर्गर, तली हुई चीज़ें, हैवी चीज़ें, मिठाइयाँ, इन सब का त्याग कर देना है। इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है,
क्योंकि जब तक तुम्हारी परीक्षा है तब तक इनका टोटली त्याग कर दीजिए, क्योंकि ये अलग अलग तरीके के गैसेस आपकी बॉडी में पैदा करते हैं और बेचैनियाँ बढ़ाते हैं। अब शरीर ही बेचैन रहेगा तो दिमाग कहाँ से तंदुरुस्त रहेगा। तो आप जंक फूड को आने वाले 2 महीने 3 महीने के लिए बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसकी ओथ ले लीजिए। तीसरी बात यह है कि हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमारी बॉडी का मूवमेंट करना चाहिए। हम सारा टाइम मुंडी नीचे करके बैठे रहेंगे तो ये अकड़ जाएगा, कंधे अकड़ जाएंगे, बॉडी जाम हो जाएगी। तो आपको 30 मिनट की दिन में एक्सरसाइज करनी चाहिए, लाइट एक्सरसाइज। इसमें कोई बॉडी बिल्डिंग या जिम में जाके पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी का प्रॉपर मूवमेंट होता रहे, ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए। इसके लिए लोग कहते हैं कि आपको आलस्य की तरीके से अपनी बॉडी को अकड़ करके और थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए। उसके बाद में क्या है, चौथी बात यह है कि आपको पढ़ाई के दरमियान थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स लेना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में आप खड़े हो जाइए और ब्रेक ले लीजिए। उस ब्रेक के दरमियान आप ड्राइंग भी कर सकते हैं। आप जो है वो एक छोटी छोटी चिट्ठियाँ होती हैं, उन चिट्ठियों के ऊपर आप नोट्स लिख सकते हैं जो आपको एक शब्द से पूरा सेंटेंस आपको बता सके या पूरा पैराग्राफ हो। तो आपका क्या होगा कि एक पैराग्राफ पढ़ा उसका एक ही शब्द लिखिए, दूसरा पैराग्राफ पढ़ा उसका दूसरा एक शब्द लिखिए। इस तरह एक छोटी सी चिट्ठी जो है वो चिट्ठी में उस पॉइंट्स को लिख करके और अपनी जेब में रख दीजिए। जब आप रिलैक्स कर रहे हैं, जब आप आराम कर रहे हैं, उस समय उन वर्ड्स को आप याद कर लीजिए, ताकि आपकी मेमोरी के अंदर वो पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो रजिस्टर होता रहेगा। दूसरा यह है कि हम एग्जामिनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा चिंतित न रहे। ये सिर्फ परीक्षा है। ये परीक्षा किस बात की है? ये परीक्षा उस बात की है जिसको आपको पढ़ना था और जिसको आपको पढ़ाया गया है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आसमान से टपकने वाली है कि अचानक एक ऐसा मुद्दा आ जाएगा कि जिसको आप जानते ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो आप जानते हैं उसी के बारे में सवाल पूछा जाता है, और इसीलिए आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसमें बहुत ज़्यादा वरीड होने की या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहने की कोई जरूरत नहीं। इसमें एक्साइटमेंट है ही नहीं। आपके पास जो पेपर है वो आपके ही सिलेबस का है, आपके ही टेक्स्ट बुक में से लाया हुआ है। अगर आपकी टेक्स्ट बुक में लाया हुआ तो आपको पहले से मालूम है, इसलिए उसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप इसको बिल्कुल टेक इट ईजी ले लीजिए। और एक चीज़ है जो मेरे फादर कहते थे कि स्वांग निंद्रा बखत ध्यानम। तो कहते हैं ना कि अगर विद्यार्थी बनना है तो कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। वो क्या करता है, आराम से सोया रहता है, जरा सा कुछ हलचल हुई तो उठता है, तो बिल्कुल पहले सेकंड से ही वो एक्टिव होता है। तो हमें डॉग जैसी नींद लेनी चाहिए, स्वांग निंद्रा बखत ध्यानम। जो बगुला होता है वो तालाब में बिल्कुल ऐसा स्थित प्रज्ञ होकर के खड़ा रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो एक कोई मूर्त बन के बैठा हुआ है, और जैसे ही उसके हाथ में मछली आई फटाक से वो अपनी चोंच से मछली को पकड़ लेता है। तो अपनी पढ़ाई में भी स्वांग निंद्रा बखत ध्यानम, ये दो चीज़ को आपको याद रखना चाहिए कि कुत्ते जैसी हमारी नींद हो और बगुले जैसा हमारा फोकस हो, हमारा ध्यान हो। ये चीज़ आपको बहुत मदद करेगी। दूसरा एक चीज़ मैं आपको और सलाह देता हूँ कि जब आप दिन में उठते हैं तो आपकी जो परेशानी है उस परेशानी को पहले आप अपने कागज़ पे लिख दीजिए कि मेरा आज के दिन का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है। उन प्रॉब्लम्स में आपको क्या होंगे, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, इससे ज़्यादा तो होगी नहीं, 5 होगी जाए मैक्सिमम। अब जब 5 प्रॉब्लम को आपने एक पेपर पे लिख दिया तो उसकी रेटिंग दे दीजिए। जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है उसको ऊपर लिखिए, उससे कम परेशान को नीचे, उससे नीचे लिखिए, उससे कम परेशान को उससे नीचे लिखिए। आप जब तीसरी लाइन पे जाएंगे तब तक आपकी चौथी, पांचवी और प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम पहले नंबर की जो प्रॉब्लम आपने लिखी, जो आपको सबसे ज़्यादा चिंता दे रहा है, वो आप अगर उसको आपने पहले अटेंड कर दिया तो 70% ऑफ द प्रॉब्लम चली जाएंगी। तो आप ये देखिए कि आपको कौन सा सवाल परेशान कर रहा है, कौन सी बात आपको परेशान कर रही है, उसको सबसे पहले उसी दिन उसी मिनट में उसको अटेंड करना शुरू कर दीजिए। तो आपका माइंड 70% खाली हो जाएगा। तो इट इज़ नाउ योर माइंड इज प्रिपेयर्ड नाउ टू ग्रास्प थिंग्स, न्यू थिंग्स विच यू आर पुटिंग इनटू इट। उसके बाद में दूसरा यह है कि एक और चीज़ मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम, जब आपके पास ये जब आप ब्रेक्स ले रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम अपने माँ बाप के साथ निकालिए, क्योंकि इस दुनिया में आपके लिए अच्छा सोचने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ आपके माँ और बाप हैं।
और आपके जो दादा दादी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, जो आपके घर में जो वडील हैं, आपके घर में जो सीनियर लोग हैं, वो आपकी सबसे बड़े हितैषी है। उनके साथ आप 2, 4, 5 मिनट जब आप बीच में जब ब्रेक ले रहे हैं तो अपने माँ बाप से बात करिए, थोड़ा सा उनके साथ शेयर करिए। वो आपको जो सलाह देंगे वो जिंदगी की सबसे अनमोल सलाह है, क्योंकि उनसे बढ़ करके इस दुनिया में कोई आपका हितैषी नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम अपना, लोग बाग क्या करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई और इस चक्कर में इतने होते हैं, मम्मी डैडी को ही कह देते हैं आई डोंट हैव ए टाइम। अरे भाई, यू हैव टू फाइंड ए टाइम। आई डोंट हैव टाइम ऐसा नहीं है, आपको उसमें से टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है वो आपको उसके लिए बिल्कुल सोचनी चाहिए कि मैं टाइम टू टाइम, दिन में 1 बार 2 बार आप अपने मम्मी डैडी को मिलिए, उनसे बात करिए। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई के बारे में ही बात करें, आप किसी और चीज़ के बारे में भी बात कर सकते हैं। एक चीज़ और मेरे को याद आई, वो है कि आज जब मैं सुबह उठा तो मिस्टर विक्रम पाटिल, हमारे पुराने सीनियर कलीग हैं, उनका एक ट्वीट मैंने पढ़ा और मेरे को लगा कि ये बहुत सही ट्वीट है आपके सामने पेश करने के लिए। और इनका ट्वीट था कि इफ़ यू वांट टू रीच टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर सक्सेस, if you want to reach to the next level of your success, you got to be comfortable with uncomfortables. अगर आप उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप सक्सेस को अक्वायर करना चाहते हैं, सफलता के लिए अगर आपका डेस्परेशन है, तो पहले असहजता में सहजता का अनुभव लाइए। बिल्कुल सही बात इन्होंने आज कही है। मेरे को लगा कि उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप मेरे सारे विद्यार्थियों को, मेरे सारे लिसनर को उन्होंने ये शब्द लिख करके और आप सबके लिए ये मैसेज दिया है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो ये आप देखिए कि सबसे पहले असहजता से दोस्ती कर लीजिए। मैं अनकंफर्टेबल हूँ, अनकंफर्टेबल ये नहीं, आप अनकंफर्टेबल के साथ कंफर्टेबल हैं, ये बात सोचिए। क्योंकि कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। और इसके लिए जब स्ट्रगल करते हैं तो सहजता के साथ असहजता आएगी ही आएगी। अब असहजता के ऊपर अगर हम कंप्लेन करते रहेंगे तो फिर हम उससे आगे कब बढ़ेंगे। तो आप असहजता के साथ सहजता रखने का सीखिए। यू मस्ट लर्न हाउ टू बिकम कंफर्टेबल इनटू एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। अगर आपने ये सीख लिया तो मैं आपको 100% ये विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, कोई भी बड़ा चैलेंज क्यों ना हो, आप इस पर्टिकुलर एक वाक्य से आप अपने आप को उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। मेरे को लगता है, और एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में अभी बात करते करते ध्यान आई है कि आप जो है वो 5W and 1H को जरूर आप कॉपी करें। 5W का मतलब ये है कि हर बार ये सवाल पूछिए, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हु, और उसके बाद में हाउ। ये 5W और 1H के साथ दोस्ती करें। आप पढ़ते पढ़ते ये सोचिए कि क्या मैं समझ रहा हूँ, क्या मैं ग्रैब कर रहा हूँ, क्या मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि आदमी पढ़ते इतना आगे निकल जाता है कि वो पिछले क्या पढ़ा है वो इसको समझ में नहीं आता। तो हमेशा ये सवाल आप ऐसा करिए कि अपनी स्टडी टेबल के सामने लिख दीजिए 5W 1H। तो जैसे ही आप उसके ऊपर नजर जाएगी तो आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि क्या मैं समझ रहा हूँ। अगर आप समझ रहे हैं तो रजिस्टर कर रहे हैं, और रजिस्टर कर रहे हैं तो वो आप कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए 5W 1H का एक छोटी सी तख्ती आप अपने टेबल के सामने लगा दीजिए, और इस तरह आप देखेंगे कि आपके अंदर जो है वो एक अलग टाइप की समझदारी पैदा होगी। मेरे को लगता है इस बात को मैं यहीं विराम दूं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौका मिला तो अगली बातों में और कुछ टिप्स आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन आप समर्थ हैं, आप ताकतवर हैं, आपके अंदर वो सब शक्ति है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम मटके में पानी तो भरा हुआ है, लेकिन अगर हम ग्लास अंदर डाल के पानी पीना ही नहीं चाहेंगे तो पानी ऑटोमेटिक तो अपने मुंह में आने वाला नहीं है। इसलिए आप ज़रूर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करिए, इन टिप्स के ऊपर काम करिए, और आपके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी तैयारी सचेत हो, आपकी तैयारी सुदृढ़ हो, और आप आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत सुंदर सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।